इमेजिन कीजिए, आप सुबह की अपनी कॉफ़ी पी रहे हैं, न्यूज़पेपर खोलते हैं और क्लासिफाइड सेक्शन में आपको एक अजीब सी ऑबिचुअरी यानी शोक संदेश दिखता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ठीक उसी दिन के पन्नों को पलटेंगे और समझेंगे कि आखिर उस वक्त ऐसा क्या हुआ था जिसने भारत में अचानक से सब कुछ बदल कर रख दिया। जरा टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे इस मैसेज पर गौर कीजिए। इसमें लिखा था, डेथ ऑफ डीई एमोक्रेसी, जिनके जाने का दुख उनकी पत्नी टी रूथ, बेटी एलाई बर्टी और फैथ, होप और जस्टिस को है। सुनने में शायद अजीब लगे, पर यह कोई मजाक नहीं था। 1975 में छपा ये छोटा सा मैसेज दरअसल एक बहुत गहरा प्रोटेस्ट था। ये सीधा सीधा इंडियन डेमोक्रेसी की मौत का ऐलान था। और ये मैसेज साफ दिखाता है कि हालात उस वक्त कितने गंभीर हो चुके थे। 21, ये नंबर अपने आप में बहुत कुछ कहता है। आज हम इसी 21 महीने के उस लंबे दौर को डिकोड करेंगे जब दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को इफेक्टिवली सस्पेंड कर दिया गया था। आगे बढ़ने से पहले उस दौर का बैकग्राउंड समझना जरूरी है। शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक स्ट्रेन और क्राइसिस कॉन्टेक्स्ट से। देखिए, इमरजेंसी रातों रात नहीं लगी थी। इसके पीछे बहुत गहरे इकोनॉमिक कारण छिपे थे। 1970 के दशक की शुरुआत भारत के लिए काफी भारी रही। 1971 के बांग्लादेश क्राइसिस का इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। करीब 80 लाख रिफ्यूजीज भारत आए और फिर पाकिस्तान के साथ जंग हुई। जाहिर है, इससे इकोनॉमी पर बहुत भारी बोझ पड़ा और ऊपर से यूएस ने भी अपनी एड रोक दी। और मानो इतना काफी नहीं था, नेचर की भी मार पड़ी। 1972 और 1973 में मॉनसून पूरी तरह फेल हो गया। नतीजा ये हुआ कि फूड ग्रेन यानी अनाज की पैदावार सीधे 8% तक गिर गई। इसके बाद आता है इन्फ्लेशन का वो जबरदस्त झटका। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से 1974 तक इन्फ्लेशन 30% तक पहुंच गया था। इमेजिन कर सकते हैं, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा तो दिया था, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही थी। अनएम्प्लॉयमेंट और गरीबी तेजी से बढ़ रही थी। हालात इतने मुश्किल हो गए थे कि सरकार को अपने ही एम्प्लॉयज की सैलरी तक फ्रीज करनी पड़ी। अब देखिए, जब पेट खाली हो और गुस्सा ज्यादा हो तो प्रोटेस्ट्स तो होने ही थे। 1974 के इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। जनवरी में गुजरात के स्टूडेंट्स ने करप्शन और महंगाई के खिलाफ मोर्चा खोला। फिर मिड 1974 में बिहार में भी ऐसा ही कुछ हुआ, जहां स्टूडेंट्स ने जयप्रकाश नारायण यानी जेपी को लीड करने के लिए बुलाया। जेपी ने संपूर्ण क्रांति का ऐलान कर दिया। उनका मकसद सिर्फ सरकार बदलना नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को बदलना था। और फिर लेट 1974 में जॉर्ज फर्नांडिस की लीडरशिप में देश भर के रेलवे एम्प्लॉयज स्ट्राइक पर चले गए। पूरे 20 दिन तक देश की लाइफलाइन एकदम ठप रही, जिसे सरकार ने काफी सख्त तरीके से कुचला। और यहीं से कहानी पहुंचती है हमारे अगले और बहुत अहम पड़ाव पर, द 1975 जुडिशियल क्लैश। सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब मामला कोर्ट में पहुंचा। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरे देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया। उन्होंने इंदिरा गांधी की 1971 की इलेक्शन जीत को इनवैलिड करार दे दिया, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन में सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल किया गया था। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अब वो एमपी नहीं रही और उन्हें पीएम की कुर्सी छोड़नी होगी। जाहिर है, इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कंडीशनल स्टे तो दे दिया, मतलब वो पीएम तो रह सकती थी, पर उन्हें पार्लियामेंट की कार्यवाही में हिस्सा लेने से रोक दिया गया। इस एक फैसले ने पॉलिटिकल टेंशन को एकदम चरम पर पहुंचा दिया। और अब आता है वो पल जिसने इतिहास बदल दिया, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। 25 जून 1975 की वो रात, देश एक बहुत बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ा था। एक तरफ जेपी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल रैली की और पुलिस और आर्मी से साफ कहा कि वे सरकार के इल्लीगल ऑर्डर्स ना माने, और दूसरी तरफ ठीक उसी रात इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 का इस्तेमाल करते हुए देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। कारण क्या बताया गया कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से देश को खतरा है। तो अब सवाल ये है कि रातों रात बदला क्या? खैर, बहुत कुछ। सबसे पहले प्रेस पर रोक लगा दी गई। कई न्यूज़पेपर ऑफिसेज की बिजली काट दी गई ताकि अगले दिन अखबार ही न छपे। ऑपोजिशन के बड़े लीडर्स को रातों रात अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए गए। और तो और, कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट करके पार्लियामेंट का टर्म भी 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। ये सब सच में अनप्रेसिडेंटेड था।
अब आप सोच रहे होंगे कि इस दौरान जुडिशरी का क्या रुख रहा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही डिबेटेबल रूलिंग में कह दिया कि इमरजेंसी के दौरान सरकार किसी की जान और आज़ादी भी छीन सकती है। मतलब एक आम नागरिक के सबसे बेसिक अधिकार भी अब सुरक्षित नहीं थे। लेकिन हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। चलिए देखते हैं रिटर्न ऑफ डेमोक्रेसी। जैसा कि अक्सर कहा जाता है, हर लंबी रात की एक सुबह जरूर होती है। ठीक 18 महीने बाद जनवरी 1977 में अचानक से नए इलेक्शंस का ऐलान हो गया और नतीजे वो वाकई चौंकाने वाले थे। सारी ऑपोजिशन पार्टीज ने मिलकर जनता पार्टी बनाई। मार्च 1977 के ये इलेक्शंस दरअसल इमरजेंसी पर एक सीधा रेफरेंडम बन चुके थे और रिजल्ट एकदम साफ था। इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी चुनाव बुरी तरह हार गई और इसी के साथ भारत में पहली बार सेंटर में एक नॉन कांग्रेस सरकार बनी, जिसके प्राइम मिनिस्टर बने मोरारजी देसाई। तो इस पूरे दौर से असल में क्या लेसन्स मिले? इमरजेंसी की कुछ बहुत गहरी लेगेसीज रहीं। पहला, डेमोक्रेटिक रेजिलियंस। ये साबित हो गया कि भारत की जनता डेमोक्रेसी को कितनी अहमियत देती है। दूसरा, स्ट्रिक्टर लीगल प्रोटेक्शंस। अब सिर्फ इंटरनल डिस्टर्बेंस बोलकर इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती, उसके लिए आर्म्ड रिबेलियन का होना जरूरी कर दिया गया। और तीसरा, नागरिक अपनी सिविल लिबर्टीज यानी आज़ादी को लेकर पहले से कहीं ज्यादा अवेयर हो गए। और अब इस एक्सप्लेनेटर को खत्म करते हुए एक बहुत ही अहम सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। एक डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट और सरकारी कामकाज के बीच सही बैलेंस क्या होना चाहिए? क्या प्रोटेस्ट की आज़ादी हमेशा और हर हाल में होनी चाहिए, या जब देश का कामकाज ठप होने लगे तो उसकी कोई लिमिट होनी चाहिए? इस पर सोचिएगा ज़रूर।